आइए समझते हैं ब्लड का लेक्चर सेकंड पार्ट। अगर आपको पूरा ब्लड पढ़ना है तो आप हमारा लेक्चर फर्स्ट देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया था कि रक्त को दो भागों में बांटा गया है, प्लाज्मा और रुधिराणु। रुधिराणु को तीन भागों में बांटा गया था, आरबीसी लाल रक्त कणिका, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट्स आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, लाल रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका और प्लेटलेट्स। आइए समझते हैं लाल रुधिर कणिका अर्थात रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कर्पस्कल्स, इसको शॉर्ट बोलते हैं आरबीसी, लाल रक्त कणिका। देखिए रुधिर अर्थात ब्लड में पहले बात तो ब्लड के अंदर दो चीज़ें पाई गई, प्लाज्मा और रुधिराणु। लेकिन रुधिराणु के अंदर पाया गया आरबीसी अर्थात रुधिराणु का 90% भाग होता है आरबीसी। रुधिराणु का 90% भाग होता है, रुधिराणु के 90% भाग में जल होता है अर्थात आरबीसी में 90% क्या होता है, जल, और 10% प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट इसमें भी होते हैं। आरबीसी में केंद्रक और लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक और लाइसोसोम नहीं पाए जाने का सबसे बड़ा मुख्य कारण है, जैसे हम समझ लेंगे डब्ल्यूबीसी को, क्योंकि डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है तो आपको समझ में आ जाएगा इसमें आरबीसी में केंद्रक और लाइसोसोम क्यों नहीं पाया जाता है। आरबीसी की कुल संख्या 50 लाख होती है। सबसे ज़्यादा हमारी कोशिकाओं में आरबीसी के अंदर सबसे ज़्यादा कोशिकाएँ और इनकी संख्या होती है 50 लाख अर्थात, और इनका जीवन काल होता है 120 दिन। यही कारण है कि हम कम से कम अपने जीवन में अगर कोई सबसे बड़ा दान है अपने इस जीवन में जीते जी, सब चीज़ तो हम मरने के बाद ही दान कर सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसी हमारे अंदर जो ब्लड जो प्रकृति का दिया हुआ एक वरदान है, जिसे एक हम तरल संयोजी ऊतक कहते हैं, जो एक कोलाइडी विलयन है, इसको हम दान कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं जिंदा अपने जीते जी। बाकी देखा जाए तो किडनी को भी जीते जी दान किया जा सकता है, लेकिन जैसे आँख को देना है तो आँख को मरने के उपरांत ही, मरणोपरांत ही आप आँख दान दे सकते हैं, हार्ट दान दे सकते हैं, कुछ भी, लेकिन ब्लड को आप जीते जी ही दान दे सकते हैं। ब्लड को आप 6 महीने में दान दे सकते हैं। 6 महीने में एक बार अपना लगभग 200 ml की 1 यूनिट या फिर 400 ml डॉक्टर अपने हिसाब से, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से डॉक्टर चेक करके बॉडी का आपका ब्लड निकाल सकता है। इसलिए क्योंकि इसका जीवन काल ही 120 दिन का होता है, 120 दिन बाद वैसे भी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं अर्थात डेड कर जाती हैं। इसलिए अगर आप ब्लड को दान देना चाहते हैं तो आप 6 महीने या 1 साल के अंदर ब्लड को बार बार आप दान दे सकते हैं। खराब हुई आरबीसी स्प्लीन और प्लीहा में नष्ट हो जाती हैं। जब हमारी यहाँ पर पाई जाती है अमाशय के पीछे पाई जाती है प्लीहा, जब हमारी आरबीसी नष्ट होती है, खराब हो जाती है, 120 दिन उसका कार्यकाल पूरा हो जाता है तो वह पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है और स्प्लीन में जाकर पूरी तरीके से नष्ट हो जाती हैं। लेकिन बनती है बोन मैरो अर्थात अस्थिमज्जा में। हड्डी के अंदर हमारे हड्डी का काम सिर्फ शरीर का ढांचा इकट्ठा करना नहीं है, हड्डी का काम है शरीर के अंदर जो हड्डी रहती है, हड्डी के अंदर पाया जाता है बोन मैरो। बोन मैरो अर्थात अस्थिमज्जा ही किसका, रक्त का निर्माण करता है। अर्थात हड्डियाँ सिर्फ हमारे ढांचा को तो बनाती हैं, लेकिन हड्डियों के अंदर पाया जाता है अस्थिमज्जा, और अस्थिमज्जा के अंदर ही हमारा बनता है ब्लड। क्या बनता है, ब्लड। आरबीसी में के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन, आरबीसी के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमें देखा जाए तो शुद्ध हरी सब्जियों में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन अगर हम लोहे की कढ़ाई पे अगर खाना खाते हैं कढ़ाई में, तो भी हीमोग्लोबिन की मात्रा पूरी तरीके से परफेक्ट हो जाती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन पाया ही जाता है आयरन में अर्थात रक्त के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग क्या होता है, लाल। हमारे जो ब्लड अर्थात खून का रंग हमारा होता है लाल, वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। रक्त का प्रमुख कारण है, रक्त का लाल रंग होने का कारण है इसके अंदर हीमोग्लोबिन का पाया जाना अर्थात आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण रंग इसका क्या होता है, लाल होता है। हीमोग्लोबिन परिवहन की तरह कार्य करता है। जिस प्रकार हमें ट्रांसपोर्ट अर्थात किसी जगह एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो जिस प्रकार हम गाड़ियों में जाते हैं या ट्रक ऑटो किसी भी तरीके से हम किसी भी परिवहन का यूज करते हैं, उसी प्रकार जो हीमोग्लोबिन है ये हम लेते हैं ऑक्सीजन को हमारी सभी कोशिकाएं अर्थात फेफड़े तक ले जाता है, फेफड़ा सप्लाई करता है हार्ट को, हार्ट उसमें शुद्ध रक्त मिलाने के बाद पूरे शरीर को सप्लाई कर देता है। और उससे जब शरीर में किडनी काम क्या है, फिल्टर करना, और जितना भी फिल्ट्रेशन के बाद जो भी हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बचती है, लेते तो हम 21% का ऑक्सीजन है, लेकिन वापस करते हैं 17% ऑक्सीजन, अर्थात लेते हैं ऑक्सीजन 17% और वापस करते हैं ऑक्सीजन लेते हैं 21% और वापस करते हैं ऑक्सीजन 17%।
और उसमें 4% क्या मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, क्योंकि प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड पाया गया है 0.03%। लेकिन ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जो देखा जाए तो ऑक्सीजन क्या इसमें चेंज हो जाता है, उसका रिफॉर्म जैसे ही कोशिका के अंदर हमारा क्या होता है, इसे बोलते हैं क्रेब्स चक्र की घटना। क्रेब्स चक्र की घटना में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की एक आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे हम पोषण तत्व में अर्थात पाचन तंत्र जब पढ़ेंगे तो पाचन तंत्र के अंदर हमें पढ़ना है क्रेब्स चक्र, श्वसन तंत्र के अंदर पढ़ना है क्रेब्स चक्र, पाचन और श्वसन तंत्र दोनों के अंदर में क्रेब्स चक्र की घटना पढ़नी है, क्योंकि इसे वैज्ञानिक क्रेब्स ने बताया था। अब क्रेब्स चक्र में ही हमारे शरीर के अंदर क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसे हम मुंह के द्वारा 4% वापस क्या कर देते हैं, मुंह से निकाल देते हैं। यही कारण है कि हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन को ले जाना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के माध्यम से वापस लेकर बाहर निकालना। ये कौन करता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाता है। सबसे ज़्यादा एनीमिया रोग लड़कियों को देखने को मिलता है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि लड़कियों में प्रत्येक माह मंथली सर्कुलेशन अर्थात मासिक चक्र की घटना होती रहती है। इस कारण उनके शरीर में हमेशा या अधिकतर खून की कमी बनी रहती है। और जब खून की ज़्यादा कमी हो जाती है तो उस समय एक रोग हो जाता है जिसे बोलते हैं एनीमिया। एनीमिया रोग ज़्यादातर होने के लिए तो पुरुष में भी हो जाता है और महिलाओं में भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर यह देखने को मिलता है महिलाओं में। अर्थात यही है आरबीसी। आरबीसी का ब्रीफ में समझते हैं, रुधिराणु का 90% भाग अर्थात 90% भाग जल होता है। आरबीसी में केंद्रक तथा लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी की कुल संख्या 50 लाख होती है। इसका नाम है एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट, फिर उसका नाम डब्ल्यूबीसी का नाम है ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स का नाम है थ्रोम्बोसाइट। एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। तो इसका आरबीसी का वैज्ञानिक नाम या अर्थात आरबीसी का दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट। इसका जीवन काल 120 दिन होता है। इस आरबीसी नष्ट होती है स्प्लीन में। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की वजह से इसका रंग लाल रहता है। आरबीसी CO2 और CO2 और ऑक्सीजन का परिवहन करने में सक्षम होती है, परिवहन करती है। अब समझते हैं डब्ल्यूबीसी। श्वेत रक्त कणिका, व्हाइट ब्लड कर्पस्कल्स, शॉर्ट बोलते हैं श्वेत रक्त कणिका। इसकी संख्या हमारे शरीर में 8,000 से 10,000 होती है। डब्ल्यूबीसी का प्रमुख कार्य, डब्ल्यूबीसी का मेन कार्य है शरीर की रक्षा करना। यह हमारे शरीर में एक लड़ाकू सैनिक की तरह खड़ा रहता है और किसी भी वायरस, बैक्टीरिया, फंगल इन्फेक्शन, इनसे सबसे हमारी क्या करता है, सुरक्षा करता है। कोरोना काल में देखा जाए तो हमारा डब्ल्यूबीसी ही अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इसको ये समझ ही नहीं थी कि कोरोना वायरस हमारा मित्र है कि शत्रु। इसीलिए हम क्या लगते हैं, वैक्सीन। मैं इसमें वैक्सीन और इंजेक्शन और टेबलेट्स में अंतर समझाऊंगा, इसको अलग से वीडियो बनाकर, आखिर वैक्सीन क्या होती है। लेकिन सबसे पहले इसको समझते हैं। 8,000 से 10,000 इसके बीच में क्या पाए जाते हैं, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के अंदर पाया जाता है केंद्रक। डब्ल्यूबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है। इसमें यह समझ होती है कि हमें शत्रु को पहचान करना है या नहीं, यह हमारे शरीर में दुश्मन की तरह आ रहा है कि दोस्त की तरह। यदि हम समझ जाते हैं कि जैसे मान लीजिए डब्ल्यूबीसी में ये समझ रहती है कि ये हमारा दोस्त नहीं दुश्मन है। जैसे हम इस प्रकृति में पैदा होते हैं और बचपन से देखते हैं धूल, कंकड़, पत्थर, मिट्टी और इस वातावरण एटमॉस्फेयर में हम रहते हैं, तो इससे हमें जितना जीवन हमारा बढ़ता जाता है उससे हमें ये पता चलता रहता है कि ये हमारे लिए सेफ़ है, ये हमारे लिए सेफ़ नहीं है। जैसे कोरोना वायरस आया था, कोरोना वायरस में हमें एकदम नया एक वायरस का एक नया तरीके का वायरस बनकर आया था, जिससे हमारा शरीर समझ ही नहीं पा रहा था, जिसे डब्ल्यूबीसी चकमा खा रहा था। डब्ल्यूबीसी इसको समझ ही नहीं पा रहा था कि मेरा दोस्त है कि दुश्मन। अर्थात इसमें पाया जाता है केंद्रक। जब किसी में केंद्रक पाया जाता है तो उसमें सामंजस्य होता है, बुद्धि और समझने की क्षमता होती है कि मेरा दोस्त है कि नहीं है। तो यही कारण है कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाए जाने की वजह से ही ये हमारी क्या करता है, रोगों से रक्षा करता है और ये हमारे रोग प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। जब कभी हम किसी टेबलेट को, क्या हुआ, जब हमें कोरोना वायरस हो जा रहा था तो ये यही पहचान नहीं कर पा रहा था कि इसको हमें करना क्या है, ये हमारे शरीर के अंदर दोस्त है कि दुश्मन। यही कारण है कि इसके अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक। आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता, केंद्रक।
देखा जाए तो हमारे शरीर के इसके अंदर ये हमारे रोग प्रतिरक्षा तंत्र की तरह कार्य करता है और ये हमारी तरह एक हाँ, जैसे हम कभी शरीर में क्या लगाते हैं, वैक्सीन। जैसे हम शरीर में वैक्सीन लगाते हैं तो वैक्सीन हमारे शरीर में कुछ नहीं करती है। वैक्सीन हमारे शरीर में जो मरी हुई अर्थात जो जिसमें जब कोई वायरस अटैक कर देता है तो ये बेहोशी हालत में हो जाते हैं, जिसे बोलते हैं WBC। जब पूरी तरीके से बेहोशी हालत में हो जाता है तो उसमें एक ये कारण देखने को मिलता है कि वैक्सीन जाती है, वैक्सीन इसमें एक नई एनर्जी का संचार कर देती है और जैसे नई एनर्जी का संचार कर देती है तो हमारे शरीर में वैक्सीन कुछ करती नहीं है, वैक्सीन WBC को एक्टिव कर देती है और जैसे शरीर एक्टिव हो जाता है WBC उसको अंदर वायरस को नष्ट कर देता है और लड़ाकू की तरह वहाँ पर क्या करता है, लड़ाई करता है। लड़ाकू जैसे सैनिक लड़ते हैं, जैसे हमारे देश के सैनिक लड़ते हैं, उसी प्रकार हमारे शरीर की रक्षा कौन करता है, WBC, जिसे प्रकृति ने बनाया हुआ है हमारे अंदर। इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इस WBC के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। इस कारण ये क्या होती है, सफ़ेद रंग की होती है। इसका निर्माण भी अस्थिमज्जा में होता है। इसका जीवन काल मात्र 4 दिन का होता है, लेकिन RBC का जीवन काल 120 दिन का होता है। इसका देखो, इसका दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। WBC हमारी रोगों से रक्षा करता है। WBC के अंदर मुख्य रूप से T सेल पाई जाती है, लेकिन WBC के अंदर भी एक राजा बैठा रहता है जिसे हम केंद्रक कहते हैं। केंद्रक, इसमें एक बीटा सेल पाई जाती है, एक T सेल पाई जाती है। देखा जाए तो हमें एक एड्स बीमारी होती है। एड्स बीमारी होने का सबसे बड़ा प्रमुख कारण है, उसमें होता है एक HIV वायरस। कौन सा वायरस, HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये एक बीमारियों का समूह है। इसके अंदर एक प्रमुख पाया जाता है जिसको बोलते हैं HIV वायरस। HIV वायरस पाए जाने के कारण HIV वायरस करता क्या है, ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के अंदर जो सैनिक होते हैं, सैनिकों को नहीं मारता, सैनिक के अंदर जो हमारे पाई जाती है T सेल, ये T सेल को ही क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। जैसे ही हमारे अंदर ये T सेल को ही नष्ट कर देता है तो जब कभी एड्स बीमारी जो हमको होती है तो देखा जाए जो हमारी रक्षा करने वाली, जो रक्षा करने का प्रमुख कारण जो WBC था और जिसके अंदर जो आदेश दे रहा था, जिसको हम बार बार केंद्रक कह रहे थे, T सेल ही पूरी तरीके से क्या हो जा रहा है, नष्ट हो जा रहा है। और जैसे T सेल हमारे शरीर के अंदर का T सेल ही नष्ट हो जाएगा तो फिर हमारी रक्षा करने वाला ही कोई नहीं बचेगा। अगर एड्स के बाद अगर हमें जुकाम तक हो जा रहा है, एड्स जैसे ही HIV वायरस हमको हमारे अंदर आ गया, हमें अगर जुकाम भी हो जाएगा, जुकाम हो जाने के बाद एड्स नामक बीमारी हो जाने के बाद हमारे अंदर कोई सभी जैसे ब्लैक फंगस आ जाता है। ब्लैक फंगस देखा जाए तो हमारे शरीर में परमानेंट रहता है, लेकिन एक टाइम के बाद जब हमें कोरोना वायरस हो रहा था तो हमारे अंदर एक WBC को ही कंट्रोल कर ले रहा था। ये किसको कंट्रोल कर ले रहा था, WBC को। इसलिए जब हम टेबलेट खा ले रहे थे तो WBC तो अनकंट्रोल हो जा रहा था, वो बेहोशी हालत में हो जा रहा था। इसलिए मैं ब्लैक फंगस हो रहा था। ब्लैक फंगस नाक में हो जा रहा, नाक की हड्डी को गला दे रहा होता था। ब्लैक फंगस नाक की हड्डी को गला देता था। नाक की हड्डी को गला देने का प्रमुख कारण था कि नाक की हड्डी हमारी सबसे क्या होती है, कोमल होती है। जैसे हड्डियाँ 2 प्रकार की होती है, हड्डी होती है, हड्डी के साथ साथ एक होती है कार्टिलेज। कार्टिलेज उन हड्डियों को कहते हैं जो कहते हैं बिल्कुल मुलायम होती है। तो यहाँ पर पाई जाती है कार्टिलेज। कान की हड्डी भी कार्टिलेज की बनी होती है, नाक की हड्डी कार्टिलेज की बनी होती है, लेकिन नहीं, हाथ की हड्डी क्या की बनी होती है, हड्डी अर्थात बोन की बनी रहती है, अर्थात बोन मेन हड्डी होती है, समझना। तो अर्थात T सेल जो HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस हो वही हमारे अंदर नहीं रह जाता है। इसी कारण एड्स का कोई अभी इलाज संभव नहीं है और ये एक बहुत बड़ी बीमारी है, क्योंकि जब यही हमारे रक्षा करने वाले खत्म हो जाएगा तो आप चाहे जितनी टेबलेट खाइए, टेबलेट का प्रमुख काम है शरीर में ऊर्जा का निर्माण नहीं करना। HIV वायरस जैसे आया, इनको नष्ट करने के लिए T सेल के अंदर WBC को एक्टिव कर देना। और जैसे एक्टिव हो जाता है, जैसे यह एक्टिव हो जाएगा फिर हमारे शरीर की क्या करने लगता है, सुरक्षा। एक बार ब्रीफ में दोबारा समझते हैं। इसकी संख्या 8 से 10,000 होती है। इसमें केंद्रक पाया जाता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इस कारण इसका रंग कैसा रहता है, सफ़ेद रहता है। इसका निर्माण भी अस्थिमज्जे में होता है। इसका जीवन काल भी 4 दिन का होता है। इसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। ये पूछता है WBC हमारी रोगों से रक्षा करता है। WBC के अंदर मुख्य रूप से T सेल पाई जाती है। HIV T सेल को ही नष्ट कर देता है। इसीलिए एड्स से बचना चाहिए। एड्स कई तरीके हो सकता है। एड्स एक सेक्सुअल डिसीज है, अर्थात सेक्सुअल बीमारी है। दूसरा क्या होता है कि अगर हम किसी की सिरिंज जो ब्लड से लगाई जाती है इंजेक्शन, उसको लगा लेते हैं तो भी हो सकती है। अभी तक तो पहले जब हम सेविंग करवाने जाते थे तो ब्लड क्या है, यहाँ से जैसे कहीं से कट वट जा रहा है तो ब्लड का ट्रांसप्लांट होने से भी हमें एड्स बीमारी हो जाती है। लेकिन अब देखा जाए तो इससे नहीं होता है, क्योंकि नई ब्लेड लगती है, डॉक्टर हमेशा नया इंजेक्शन लेता है। लेकिन हाँ, एक सेक्सुअल डिसीज है। सेक्सुअल डिसीज अर्थात सेक्स करने से बीमारी हमको हो सकती है और हो ही जाती है यदि किसी को है। अब समझते हैं प्लेटलेट्स का प्रमुख काम है रक्त का थक्का जमाना। रक्त का थक्का जमाना तो प्लाज्मा का भी कार्य था। उसमें प्रोथ्रोम्बिन पाया जा रहा था।
प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन पाया जा रहा है, जो भी रक्त का थक्का जमाने का कार्य करते हैं। लेकिन प्रमुख रूप से प्लेटलेट्स क्या करता है, हमारे रक्त का थक्का जमाता है। यदि हमारे शरीर में रक्त का थक्का का निर्माण न हो, रक्त के थक्का के निर्माण न हो, तो हमारा शरीर पूरा ब्लड से बह जाएगा। रक्त का थक्का देखा जाए तो ये शरीर के बाहर बनाता है, और हमारे शरीर के अंदर एक पाया जाता है हिपैरिन नामक हार्मोन। वो क्या करता है, रक्त को अंदर से जमने नहीं देता है। लेकिन जैसे ही हमारा ब्लड कट जाता है, जैसे हमारे ब्लड कट जाएगा, हिपैरिन जैसे हवा के संपर्क में आता है, जैसे हिपैरिन हवा के संपर्क में आता है तो डेड कर जाता है और एक थक्का बनने लगता है। देखोगे तो रक्त के अंदर एक पीला पीला क्या प्लाज्मा टाइप का बाहर इकट्ठा होने लगता है और धीरे धीरे थक्का जमने लगेगा। यही कारण होता है कि रक्त का थक्का जमाने में प्रमुख कारण कौन है, प्लेटलेट्स। लेकिन यदि कभी देखा जब डॉक्टर सुई लगाता है तो सुई में पहले थोड़ा सा एक बूंद क्या करता है, दवा को निकाल देता है। दवा को इसलिए निकाल देता है, जो उस दवा में हवा रहती है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। अगर वो हवा इंजेक्शन के अंदर पड़ी रहेगी और वह इंजेक्शन हमारे शरीर में लगा दिया जाएगा, तो वह इंजेक्शन के साथ जैसे हवा हमारे शरीर के अंदर जाएगी तो क्या है, वह हवा क्या करती है, हिपैरिन नामक जो हमारा हार्मोन है उसको डेड कर देगी। जैसे हिपैरिन नष्ट हो जाएगा, हिपैरिन जैसे ही नष्ट होगा तो हमारे अंदर क्या होगा, ब्लड जमने लगेगा। हिपैरिन का काम है जागते रहो, हिपैरिन कहता है जागते रहो, क्योंकि हमारे अंदर क्या पाया जा रहा है, ब्लड को जमने नहीं देना। तो ब्लड की जिम्मेदारी हिपैरिन के शरीर के अंदर है। लेकिन जैसे ही कहीं हमारा शरीर कट जाएगा, जैसे कटता है, जैसे वो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो वह एक्टिव हो जाता है, वो हिपैरिन मर जाता है और रक्त का थक्का जमा देता है। रक्त का थक्का जमाने का प्रमुख कारण है रक्त अर्थात प्लेटलेट्स का रक्त बिंबाणु। यह रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। इसका जीवन काल 4 से 5 दिन का होता है। इसकी संख्या हमारे शरीर में 2 से 3 लाख होती है। इसकी कमी से हमें डेंगू रोग हो जाता है। जब यह 80,000 अर्थात इसकी संख्या जब 80,000 रह जाती है, ये 80,000 से नीचे हो जाती है तो हमें डेंगू रोग बहुत तेजी से प्रभावित करता है। और इसकी कमी से क्या हो जाता है, डेंगू रोग। डेंगू देखा जाए तो डेंगू बहुत ही खतरनाक बीमारी है, और अगर इसका तुरंत इलाज नहीं कराया गया, जैसे तुम किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या सरकारी किसी भी संस्थान में जाओगे तो डेंगू के लिए अलग से ही एक चैम्बर बनाए जाते हैं, अलग से ही पूरा डिपार्टमेंट रहता है उसका। डेंगू क्या करता है, डेंगू से हमारी क्या हो, डेंगू से भी ये रक्षा करता है। जब इसकी कमी हो जाती है तो हमें कौन सा रोग हो जाता है, डेंगू रोग हो जाता है।